हेलो फ्रेंड्स, 10 अप्रैल की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 3 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है स्टेट्स पैन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ गवर्नर्स रोल। तो ये है अबाउट इंटर स्टेट काउंसिल। तो ये इंटर स्टेट काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 263 के अंदर ये एस्टैब्लिश की गई है। तो ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से 1990 में बनी थी। तो सरकार या कमीशन था, सरकार या कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो इन्होंने ये रिकमेंड किया था और उसके बेसिस पे 1983 में सरकार या कमीशन बनी थी। उनका रिपोर्ट 87 में आया था। तो ये 1990 में इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई। तो ये इंटर स्टेट काउंसिल का पर्पस क्या है कि ये जो पॉलिसीज है या सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट रिलेशंस में, तो उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, डिस्प्यूट्स को वगैरह को। तो इसके चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सारे चीफ मिनिस्टर सारे स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स यूनियन टेरिटरीज के इस बॉडी में मेंबर्स होते हैं। और 6 कैबिनेट रैंक मेंबर्स भी, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है, वो भी यहाँ पे मेंबर्स होते हैं। तो अभी जो न्यूज है वो है कि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल है, उनका डिस्कशन मीटिंग हुई। तो इसमें सारे स्टेट्स रिप्रेजेंटेड थे, या तो चीफ मिनिस्टर से या उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा था, और ये होम मिनिस्टर लीड कर रहे थे स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग। तो ये स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग 12 साल बाद अब हुई थी। तो यहाँ पे जो डिस्कस किया गया मेजरली वो डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर डिस्कस किया गया ड्यूरिंग गवर्नमेंट फॉर्मेशन। तो ये अभी जो काफी न्यूज में है, क्योंकि गोवा और मणिपुर में जब असेंबली इलेक्शंस हुए तो गवर्नर का रोल प्रोमिनेंट था, जिस वजह से यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट बनी। क्योंकि ना गोवा में ना मिजोरम में वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने गवर्नमेंट बनाया। तो ये पॉइंट एक डिस्कस किया गया, प्लस टेन्योर ऑफ गवर्नर्स वगैरह ये भी डिस्कस किया गया। तो यहाँ पे एमएम पुंजी कमीशन भी है। तो एक है सरकारिया कमीशन, जिनके रिकमेंडेशन पे इंटरस्टेट काउंसिल भी बनी है। वो फर्स्ट इंटरस्टेट रिलेशंस कमीशन थी। और सेकंड इंटरस्टेट रिलेशंस कमीशन जो एस्टैब्लिश की गई थी वो थी एमएम पुंजी कमीशन। ये 2007 में यूपीए गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश की थी। तो इन्होंने भी अपना रिकमेंडेशन दिया है। तो वही कहा जा रहा है कि ये कमीशन के रिकमेंडेशन जो है उनके हिसाब से गवर्नर को क्लियर गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए जब वो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते। तो एक क्लियर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस उन्होंने दिया है, तो वो फॉलो करना है। वो हमें एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भी क्या है वो भी देखेंगे। तो ये पॉइंट रखा गया है। देन उन्होंने ये भी कहा है, कमीशन ने रिकमेंड किया है कि चीफ मिनिस्टर को मेजोरिटी प्रूव करने के लिए क्लियर टाइम लिमिट देनी चाहिए। अगर चीफ मिनिस्टर उनको अपॉइंट किया गया तो उनको एक टाइम लिमिट होना चाहिए। तो विद इन 5 डेज या मैक्सिमम विद इन 30 डेज उनको अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होगी, फिर वो गवर्नमेंट फॉर्म होती है ऐसे। और अगर डिसमिस भी कर रहे हैं, अगर कोई चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी इन पावर है उनको डिसमिस करना है, तो वो भी टाइम लिमिट होना चाहिए। इसमें उनको टाइम लिमिट में ही अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होगी। नहीं तो हमको पता है हॉर्स ट्रेडिंग होती है, मतलब कि वो ट्राई करते हैं कि मेंबर्स जो इलेक्टेड है लेजिस्लेटिव बॉडी में वो उनकी तरफ आ जाए, तो उसको कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। तो वही होता है, तो वो ना हो इसीलिए एक टाइम लिमिट होना भी जरूरी है। फिर और एक पॉइंट जो यहाँ रखी गई, जो स्टेट सारे मेंबर्स हैं यहाँ पे इंटरस्टेट काउंसिल मीटिंग में, तो उन्होंने अपनी पॉइंट्स रखी। तो थोड़े स्टेट्स चाहते हैं कि जब गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जजेस को गवर्नर्स अपॉइंट किया जाता है। तो वो चाहते हैं कि कूलिंग ऑफ पीरियड हो। तो कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब है कि जब वो रिटायर होते हैं तो रिटायर होने के बाद डायरेक्टली वो उनको ये पोस्ट नहीं मिलनी चाहिए। एक टर्म जैसे 2 इयर्स 5 इयर्स, मतलब एक कूलिंग ऑफ पीरियड हो, उसके बाद ही अपॉइंट हो सके गवर्नर्स। तो ऐसा होना चाहिए। फिर बिहार गवर्नमेंट ने तो कहा है कि गवर्नर का रोल ही रिडंडेंट है, मतलब उसकी जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने गवर्नर का पोस्ट अबॉलिश करने का भी सजेशन दिया, ऐसे कहा उन्होंने। तो इसके ऊपर होम मिनिस्टर, इवन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली यहाँ पे मेंबर थे, तो उन्होंने कहा है कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है गवर्नर की, तो हम उस पॉइंट पे तो अब नहीं डिस्कस कर सकते कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अबॉलिश की जाए। तो इसको ऑफकोर्स डिसमिस किया गया रिकमेंडेशन को। तो ये एक पॉइंट थी। फिर थोड़े स्टेट्स चाहते हैं कि गवर्नर का गवर्नेंस में और पॉलिटिक्स में रोल नहीं होना चाहिए स्टेट में। तो एक पॉइंट ये है। फिर पंजाब गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन है कि जब गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को भी कंसल्ट करना चाहिए। तो एक्चुअली ये सेंटर स्टेट रिलेशन कमीशन की भी रिकमेंडेशन है, सेंटर स्टेट कमीशन। तो ये पॉइंट पंजाब ने भी अभी रखा। तो ये मतलब कि गवर्नर्स अपॉइंट होते हैं तो सेंटर सिर्फ अपॉइंट करता है, और सेंटर की विम्स एंड फैंसीज पे ही होता है। मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर, कोई कोई ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है किसी को कंसल्ट नहीं करना, गवर्नमेंट सेंटर अपॉइंट कर देगी। एंड इट्स लाइक अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर इन द स्टेट। तो वो होता है। और गवर्नर को कभी भी निकाल भी सकते हैं, उसका पोस्ट जो है गवर्नर का पोस्ट होता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट।
तो टर्म क्या है, कोई फिक्स टर्म नहीं होता, तो वो भी एक्चुअली सेंटर स्टेट रिलेशंस का कमीशन का रिकमेंडेशन है कि एक फिक्स टर्म होना चाहिए, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट एक्चुअली नहीं होना चाहिए। तो वो एक पॉइंट यहाँ पे वो भी रखी गई है। प्लस और एक जो पॉइंट थी वो था कि प्रोसिक्यूशन जब सैंक्शन करना होता है तो गवर्नर के पास पावर्स होते हैं सैंक्शन प्रोसिक्यूशन करने के लिए अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेंबर्स। तो कब ये सीआरबीसी के अंदर रिक्वायरमेंट्स है, तो इस पे कहा गया, पुंछी कमीशन ने भी रिकमेंड किया कि गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन करेक्टली फॉलो करना चाहिए कि ये इसमें गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से बाउंड नहीं है, मतलब उनको उनकी एडवाइस फॉलो नहीं करनी है। ऑफकोर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस ये नहीं देंगे या सजेस्ट ये नहीं करेंगे गवर्नर को कि वो परमिशन दे प्रोसिक्यूशन के लिए, तो यहाँ पे उनका इंडिपेंडेंस है गवर्नर का, वो पॉइंट रखा गया। फिर और एक इशू जो रेज किया गया वो था डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस इन स्टेट्स। तो ये यहाँ पे भी पुंछी कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया है कि सेंटर को पावर होना चाहिए, क्योंकि स्टेट्स को अगर इंटरनल एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस है तो यहाँ पे सेंटर अपने सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय कर सकते हैं। ऑफकोर्स उस पर भी रिस्ट्रिक्शन सजेस्ट किए गए, तो ये भी काफी सारे स्टेट्स ने इसको अग्री किया कि नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस स्टेट्स को जरूरत पड़ती है कि सेंटर वहां पे डिप्लॉय करे। और तो ये सारे रिकमेंडेशंस थे। अब ये रिकमेंडेशंस इंटरस्टेट काउंसिल के सामने रखे जाएगी, तो ये इंटरस्टेट काउंसिल इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये रिकमेंडेशंस भी जो है सरकार या कमीशन के रिकमेंडेशंस भी आप देख सकते हैं। तो की रिकमेंडेशंस यही है कि इनका पहला तो यही हमने जो डिस्कस किया कि एक परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल बनाना चाहिए। उन्होंने नाम उनको इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल दिया, पर इसको इंटरस्टेट काउंसिल ही नाम दिया गया अंडर आर्टिकल 263। फिर उन्होंने कहा था प्रेसिडेंट्स रूल, तो प्रेसिडेंट्स रूल भी एक्चुअली बहुत यूज किया जाता है स्टेट्स के अगेंस्ट बाय द सेंटर, तो इस पे भी उन्होंने कहा था कि स्पेरिंगली यूज करना चाहिए एक्सट्रीम केसेस में। रेसिड्यूरी पावर्स पे भी सरकार या कमीशन ने कहा है कि टैक्सेशन में रेसिड्यूरी पावर्स पार्लियामेंट के पास हो, बाकी सारे रेसिड्यूरी पावर्स एक्चुअली कंकरेंट लिस्ट में होने चाहिए। फिर इवन ऑन कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट पे जब लॉ बनाया जा रहा है तो सेंटर जब लॉ बना रही है तो स्टेट्स को कंसल्ट करना चाहिए। अभी फिलहाल ऐसे कि कंकरेंट लिस्ट में पावर्स जो है वो कोई भी सेंटर या स्टेट कोई भी बना सकते हैं और स्टेट्स को कंसल्ट नहीं करते सेंटर। फिर दूसरा रिगार्डिंग द गवर्नर अपॉइंटमेंट, तो जो अभी पंजाब ने भी सजेस्ट किया कि चीफ मिनिस्टर को भी कंसल्ट करना चाहिए जब गवर्नर अपॉइंट किया जा रहा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन लाना चाहिए। ऑफकोर्स ये अब तक हुआ नहीं है। फिर गवर्नर डिसमिस करने के लिए, तो गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस नहीं कर सकते जब तक वो मेजोरिटी है उनकी असेंबली में, तो पहले वो प्रूव हो, वो एक पॉइंट रखा गया। ऑल इंडिया सर्विसेज को स्ट्रेंथन करने का पॉइंट रखा गया बाय सरकारिया कमीशन। तो ऑल इंडिया सर्विसेज आल्सो पार्ट ऑफ दिस फेडरल फीचर, मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं, 3 है फिलहाल ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो इन तीनों सर्विसेज का प्रोविजन ये है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं और ये डिप्लॉय किए जाते हैं स्टेट्स पे, तो ये स्टेट्स के अंदर फंक्शन करते हैं। आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, तो उनका कंट्रोल, अपॉइंटमेंट रिमूवल सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, तो ये इसको कहते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। जो सेंट्रल सर्विसेज होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए फंक्शन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट रिमूव करते हैं, तो ये है। तो सरकार या कमीशन ने कहा है कि ये स्ट्रेंथन करना चाहिए और ऐसी सर्विसेज बनानी चाहिए। तो ऑल इंडिया मेडिकल सर्विसेज भी प्रपोज की गई, बनाई गई, पर अभी तक वो एस्टैब्लिश नहीं हुई ऐसा, जो मतलब फंक्शनल नहीं। फिर और एक सजेशन जो है वो है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जो अभी भी हमने देखा इंटरस्टेट काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग में उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो ये रिकमेंडेशन है कि इवन विदाउट कंसेंट ऑफ स्टेट सेंटर के पास पावर होना चाहिए कि वो आर्म्ड फोर्सेस स्टेट्स में डिप्लॉय कर सके, भेज सके। और फाइनली एक रिकमेंडेशन है, अब ये डज नॉट मेक सेंस कि फाइनेंस कमीशन प्लानिंग कमीशन का प्रेजेंट डिवीजन कंटिन्यू होना चाहिए, पर अब प्लानिंग कमीशन अबॉलिश किया गया है, तो इसका कोई सजेशन का कोई वेट नहीं। फिर पुंछी कमीशन, एमएम पुंछी कमीशन 2007 में अपॉइंट की गई, उनका रिपोर्ट आया 2010 में, तो उनके ये 10 मेजर रिकमेंडेशन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एमएम पुंछी, तो उन्होंने ये 3 मेंबर कमीशन को हेड किया था। तो पहला रिकमेंडेशन है ऑन कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स। तो कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट पे पुंछी कमीशन भी यही कहते हैं कि यहाँ पे स्टेट्स को कंसल्ट करना चाहिए, जैसे सरकारी कमीशन ने भी कहा। ये कह रहे कंसल्टेशन इंटरस्टेट काउंसिल, जो अभी हमने डिस्कस किया इंटरस्टेट काउंसिल जो न्यूज में, उसके थ्रू कंसल्टेशन प्रोसेस होना चाहिए। और सेंटर को कंकरेंट लिस्ट में उतने ही सब्जेक्ट्स पे जुरिसडिक्शन उनकी होनी चाहिए जहाँ पे यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलिसी चाहिए नेशनल इंटरेस्ट में। फिर दूसरा रिकमेंडेशन है ऑन प्रेसिडेंट्स पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो मतलब प्रेसिडेंट के पास पावर्स है कि बिल वो पॉकेट में रख दे, उसके ऊपर ना कोई डिसीजन ना लेना, हाँ बोले ना रिजेक्ट करे ना एक्सेप्ट करे। तो ये गवर्नर्स के पास पावर होता है कि वो प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व कर सकते हैं। तो जब स्टेट लेजिस्लेचर बिल पास कर लेता है और गवर्नर के पास एसेंट के लिए जाता है, तो गवर्नर ये कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट को बिल भेजा।
और प्रेसिडेंट फिर कोई एक्शन नहीं लेते, तो उसके ऊपर ये सजेशन है कि ये प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करना होगा अबाउट हिज डिसीजन विद इन अ रीजनेबल टाइम, सेट 6 months ऐसे। फिर अगला रिकमेंडेशन है रिगार्डिंग ट्रीटी मेकिंग पावर ऑफ यूनियन। तो यहाँ पे भी सजेशन है कि इसमें स्टेट्स को, स्टेट लिस्ट के रिलेटेड कोई सब्जेक्ट अगर ट्रीटी बन रही है इंडिया और कोई कंट्री के बीच में, तो यहाँ पे स्टेट्स का कंसेंट लेना, इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। तो ये हम देख भी रहे हैं फिलहाल, जो तीस्ता वाटर शेयरिंग के ऊपर जो है वाटर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो इसीलिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का यहाँ पे की रोल है और ट्रीटी, तीस्ता वाटर ट्रीटी नहीं आगे बढ़ रही है। तो ये तो होता है। फिर अगला है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे क्लियर गाइडलाइंस फॉलो करने चाहिए चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट में। ये डिस्क्रिशनरी पावर जो है गवर्नर का, तो इस गाइडलाइंस के साथ हो सकता है। तो वो कह रहे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होना चाहिए। तो तो कैसे है कि पहले प्रीपोल अलायंस जो है, तो वो उसको कंसिडर करना चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसको ऑफकोर्स फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा अगर उनके पास फुल मेजोरिटी है एज सच। फिर दूसरा उसके बाद आता है कि अगर हंग हाउस है तो फिर लार्जेस्ट पीपल अलायंस कमांडिंग द लार्जेस्ट ग्रुप पहले, फिर दूसरा है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विद सपोर्ट ऑफ अदर्स, उनको सेकंड प्रेफरेंस देना चाहिए। ये नहीं किया गया गोवा और मिजोरम दोनों में, तो ये एक पॉइंट था। तो ये एक रिकमेंडेशन है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, ये कोई लॉ नहीं है, तो इसीलिए, लेकिन ये रिकमेंडेशन है कि आइडियली ऐसा होना चाहिए। तो ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विद सपोर्ट ऑफ अदर्स को सेकंड प्रेफरेंस देना चाहिए। फिर थर्ड आता है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में पोस्ट इलेक्टोरल कोalition। तो ये एक पोस्ट इलेक्टोरल कॉलिशन अगर बन रहा है तो उनको तीसरा प्रेफरेंस देना चाहिए। और ये विद ऑल पार्टीज अगर है पोस्ट इलेक्टोरल कॉलिशन तो पहले वो, और फिर पोस्ट इलेक्टोरल कॉलिशन विद सम पार्टीज और रिमेनिंग इंडिपेंडेंस हो गया, अगर आउटसाइड सपोर्ट दे रहे तो उनको चौथा प्रेफरेंस है। तो ये अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स में ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है कि गवर्नर को अपना डिस्क्रिशनरी पावर कैसे यूज करना चाहिए, तो ये सजेस्ट किया गया है। फिर पांचवा है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स के। तो इसमें पुंछी कमीशन ने रिकमेंड किया है कि जो गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इवन लोकल लेवल पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये एक्चुअली सरकारिया कमीशन का भी रिकमेंडेशन था कि गवर्नर एक एमिनेंट पर्सन होना चाहिए और वो स्टेट को बिलोंग ही नहीं करना चाहिए जहां वो पोस्ट हो रहे। तो अगर वो वेस्ट बंगाल में पोस्ट हो रहे फॉर एग्जाम्पल, तो उनका पोस्टिंग वहां है, तो वो वेस्ट बंगाल से नहीं होने चाहिए, वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। तो ये एक सजेशन सरकारिया कमीशन का भी था। तो पुंछी कमीशन भी वही कह रहे, एक्टिव पॉलिटिक्स में वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। स्टेट चीफ मिनिस्टर्स का से होना चाहिए अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स में, ये भी सरकारिया कमीशन, ये भी पुंछी कमीशन ने कहा है। जैसे अभी हमने पंजाब गवर्नमेंट को देखा कि वो सजेस्ट कर रहे हैं, तो ये कहा गया है। फिर गवर्नर्स अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी बनाई जाए, ऐसे पुंछी कमीशन कहते हैं, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, इवन वाइस प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट इन्वॉल्व है। तो ये अपॉइंटमेंट के लिए फॉर्मलाइजेशन का सजेशन है, जो ऑफकोर्स अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। फिर रिमूवल ऑफ गवर्नर्स के ऊपर भी सजेशन जो है वो यही है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट जो है इसको खत्म करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट करना चाहिए। गवर्नर विम्स एंड फैंसीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं होना चाहिए उनका। यहाँ पे अगर उनका रिमूवल है तो वो स्टेट लेजिस्लेचर में रिजोल्यूशन पास करके, जैसे प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है वैसे होना चाहिए। तो ये कहा गया है। फिर जो है ये गवर्नर जो सैंक्शन कर सकते हैं मिनिस्टर्स को प्रोसिक्यूशन, मिनिस्टर्स के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के एडवाइस के अगेंस्ट भी वो कर सकते हैं। तो ये पावर भी गवर्नर को सजेस्ट किया गया कि होना चाहिए उनके पास। फिर ये वही है इम्पीचमेंट रिमूवल के लिए। प्लस अगला जो है सजेशन वो ये है कि ये गवर्नर को चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज अपॉइंट किया जाता है। डिफैक्टो होता है कि जो गवर्नर्स होते हैं वो स्टेट में जितनी यूनिवर्सिटीज जैसे होती है तो उनके चांसलर होते हैं जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती है। तो ये कन्वेंशन को भी एंड करना चाहिए, ये पुंछी कमीशन का रिकमेंडेशन। फिर ऑन इमरजेंसी पावर्स आर्टिकल 355 356 प्रेसिडेंट्स रूल के ऊपर पुंछी कमीशन कह रही है कि इसको अमेंड करना चाहिए। मतलब सेंटर को प्रेसिडेंट्स रूल लाना चाहिए, इमरजेंसी पावर्स को लोकलाइज करना चाहिए। मतलब कि एक लोकलाइज्ड एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में या पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में भी गवर्नर्स रूल वो ला सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। पूरे स्टेट पे प्रेसिडेंट्स रूल लाने की जरूरत ना हो ऐसे। तो ये लोकलाइजेशन ऑफ इमरजेंसी पावर्स का सजेशन है और ड्यूरेशन भी नॉट मोर देन 3 months। फिर अगला है और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। तो वही पुंछी कमीशन कह रही है कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये कमीशन अपॉइंट करना चाहिए। तो जैसे यूएस में होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, वैसे ही नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल अपॉइंट करनी चाहिए और इसको ज्यादा पावर्स देने चाहिए। ये काउंसिल अपॉइंट की गई है, ये मीटिंग होती है, पर ये एटलीस्ट वंस अ ईयर जो सजेस्टेड है, वैसे मीट नहीं करते, मीटिंग नहीं होती है।
और ये नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ऑफ कह रहे हैं मुंशी कमीशन कि अगर कोई कम्युनल इंसिडेंट होता है तो 5 मेंबर डेलीगेशन नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के एमिनेंट पर्सन जो है उनको वो अफेक्टेड एरिया को विजिट करना चाहिए विद इन 2 days। उन्होंने कहा इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बनाओ पर इसको ये पावर्स देनी चाहिए। और लास्टली कम्युनल वायलेंस बिल पे मुंशी कमीशन कहते हैं कि कम्युनल वायलेंस बिल जो है इसको अमेंड करके यहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस को स्टेट कंसेंट के बगैर भी डिप्लॉयमेंट करने के लिए पावर्स देना चाहिए। तो ये होना चाहिए पर शॉर्ट पीरियड के लिए, तो ये से इट शुड बी ओनली फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए, और बाद में पोस्ट फैक्टो कंसेंट स्टेट से लेना चाहिए। तो ये वो कह रहे। फिर अगला न्यूज आइटम है तीस्ता वाटर्स कांट बी शेयर्ड, ममता। तो ये चीज वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो तीस्ता वाटर शेयरिंग ट्रीटी आगे नहीं बढ़ रही है बिकॉज ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। तो हमने पहले भी ये डिस्कस किया कि उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को भी ब्लेम किया है क्योंकि तीस्ता के जो ग्लेशियर्स जो उनको सोर्स करते हैं, फीड करते हैं तीस्ता रिवर को, तो वो भी ग्लेशियर्स रिट्रीट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो तीस्ता वाटर इंपॉर्टेंट है, वो शेयर करने में उनको वो रेडी नहीं है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ये फियर है कि अगर शेयर करने में उनका यूजेज वहां पे अफेक्ट होगा। तो यही अब ये कहा जा रहा है कि हम बाकी जो रिवर्स है, ट्रांसनेशनल रिवर्स जो इंडिया और बांग्लादेश दोनों से फ्लो होती है, वेस्ट बंगाल से फ्लो होती है जाके बांग्लादेश में जाती है, उनके ऊपर हम वो डाइवर्ट करने के लिए रेडी है कि वो बांग्लादेश वाटर अपना उनके वाटर्स यूज करे, पर तीस्ता पे वो रेडी नहीं है। तो कहते हैं ऑल्टरनेटिव प्रपोजल आएगा तो वी आर रेडी कि हम कॉपरेट करें। तो ये एक स्टेटमेंट आया है। फिर लास्ट न्यूज आइटम है इंडियन टीम इन यूएस फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजी टॉक। तो ये है डिफेंस मिनिस्टर डेलीगेशन एक यूएस में अब जाएंगे। तो ये डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव डीटीटीआई जो इनिशिएट हुआ है बिटवीन इंडिया एंड यूएस से सिंस अराउंड 2002। तो इसके अंदर 9 वर्किंग ग्रुप्स है। तो ये सारे फंक्शन करते हैं। अभी एक लेटेस्ट ग्रुप जो सेटअप हुआ है ऑन न्यू नेवल सिस्टम्स जैसे सोनार्स और सोनोबॉयज, उसके ऊपर भी ये लेटेस्ट ग्रुप बनाया। तो ये अंडर वाटर सर्विलेंस सिस्टम्स सोनार सोनोबॉयज, यहाँ पे इंडिया को इनमें पर्टिकुलरली इंटरेस्ट है क्योंकि हम अपना कैपेबिलिटीज इंडियन ओशन में इंप्रूव करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ चाइनीज नेवल प्रेजेंस जो इंक्रीज हो रही है। तो ये पॉइंट है। तो ये 9 वर्किंग ग्रुप्स एस्टेब्लिश किए गए। तो इसका डीटीटीआई का पर्पज ये है कि वो को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन को प्रमोट करे बिटवीन द 2 कंट्रीज। तो मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सके, साथ में डेवलप करे, साथ में प्रोड्यूस करे और दोनों कंट्रीज यूज कर सके। तो वो इस पर्पज से ये एस्टेब्लिश किया गया। तो ये है। तो थोड़े जो निश टेक्नोलॉजीज है, स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज है, स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज की जा सकती है, वो इंडिया के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकती है। तो उनका एक्सेस भी हम यूएस से ले सकते हैं। और ये इंडिया अमेरिका जो डिफेंस रिलेशन है उसका ये काफी डील्स जो है पीएटाई मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हम ले रहे हैं। फिर C-17 ग्लोबमास्टर जो स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट है वो इंडक्ट की जा रही है। इवन हॉविट्जर्स का डील ये डिस्कस किया जा रहा है, अल्ट्रालाइट हॉविट्जर्स M777। और ये डीटीटीआई के अंदर जो है आप देख सकते हैं पाथफाइंडर प्रोजेक्ट्स 4 है जो सिलेक्ट किए गए को डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें से 2 जो है वो फाइनलाइज हुए अब तक। एक है मोबाइल जनरेटर्स एंड NBC वॉरफेयर प्रोटेक्शन के। तो डिटेल्स इज ओके। फिर बाकी 2 जो है ये मिनी स्पाई ड्रोन्स है और एक है ये C-130 जो सुपर हर्क्यूलीज है। तो ये अब पेंडिंग है। तो उस पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स ये डिस्कस करेंगे को डेवलपमेंट के लिए। बाकी सारी टेक्नोलॉजीज भी डिस्कस की जाएगी। और इंडिया यूएसए के बीच में काफी जॉइंट एक्सरसाइजेस भी होती है। तो हर साल एक्सरसाइज होती है। एक है ये मलाबार एक्सरसाइज। तो ये नेवल एक्सरसाइज है जो एनुअली होती है। तो ये लेटेस्ट बे ऑफ बंगाल में जो की गई थी, तो जापान ने भी यहाँ ज्वाइन किया था, वो है। फिर इवन युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, ये एक्सरसाइजेस भी होती है बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस। तो ये नेवल है, आर्म्ड फोर्सेस का, इवन एयरफोर्स के साथ बीच में एक्सरसाइज होती है। रेड फ्लैग एक्सरसाइज हुई थी अब अप्रैल 2016 में अलास्का में। तो ये जॉइंट एक्सरसाइजेस भी है। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।